साल 1919 जर्मन सेना के अनुभवी सिपाही एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से बेहद निराश होकर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक नवोदित राजनीतिक संगठन में शामिल हो गए, जिस पार्टी ने जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधीवाद को बढ़ावा दिया और महसूस किया कि वर्साई की संधि, वो शांति समझौता जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार को समाप्त किया, बेहद अन्यायपूर्ण था। जर्मनी पर जुर्माने का इतना बोझ लाद दिया गया जिसे वे कभी चुका नहीं सकता था। इसी बीच हिटलर जल्द ही एक कृष्णमयी सार्वजनिक वक्ता के रूप में उभरा और जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों और मार्क्सवादियों को दोषी ठहराते हुए और चरम राष्ट्रवाद और आर्य मास्टर रेस की अवधारणा का समर्थन करते हुए अपने भड़कीले भाषणों के साथ नए सदस्यों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। जुलाई 1921 में उन्होंने संगठन का नेतृत्व संभाला, जिसका तब तक नाम बदलकर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी कर दिया गया था। 1920 के दशक के दौरान हिटलर ने एक के बाद एक भाषण दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद जर्मनी में बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति, भूख और आर्थिक स्थिरता तब तक जारी रहेगी जब तक जर्मन जीवन में संपूर्ण क्रांति नहीं हो जाती। उन्होंने समझाया यदि कम्युनिस्टों और यहूदियों को देश से निकाल दिया जाए तो अधिकांश समस्याएं हल हो सकती हैं। उनके उग्र भाषणों से नाजी पार्टी में विशेषकर युवा आर्थिक रूप से वंचित जर्मनों में जोश भर गया। 1923 में हिटलर और उसके अनुयायियों ने म्यूनिख में बीयर हाल पुट्स का मंचन किया, जो दक्षिणी जर्मनी के एक राज्य बवेरिया में सरकार के खिलाफ एक असफल विद्रोह था। हिटलर को उम्मीद थी कि यह तख्तापलट राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ एक बड़ी क्रांति को जन्म देगा, जो कि फिलहाल संभव नहीं हो पाया। बीयर हाल पुट्स के बाद हिटलर को राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिस दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक आत्मकथा मीन कैंप या माई स्ट्रगल का पहला चैप्टर लिखा। लेकिन सलाखों के पीछे हिटलर ने 1 साल से भी कम समय बिताया। बीयर हाल पुट्स के बाद के मुकदमों के प्रचार से हिटलर को राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पहचान मिल चुकी थी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने नाजी पार्टी का पुनर्निर्माण किया और चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता हासिल करने का प्रयास किया। 1929 में जर्मनी के वाइमर गणराज्य को गंभीर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी। वाइमर गणराज्य असल में जर्मनी की उस लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को दिया हुआ नाम है जिसने जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से लेकर 1933 तक शाही सरकार के बदले में कार्य संभाला था। नाजियों ने सरकार की आलोचना करके स्थिति का फायदा उठाया और चुनाव जीतना शुरू कर दिया। जुलाई 1932 के चुनावों में उन्होंने जर्मन संसद की 608 सीटों में से 230 पर कब्जा कर लिया। जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मन चांसलर नियुक्त किया गया और जल्द ही नाजी सरकार द्वारा अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया गया। एक बार जब हिटलर ने सरकार पर नियंत्रण हासिल कर लिया तो उसने वर्साई की संधि को रद्द करने और दुनिया में जर्मनी की स्थिति को बहाल करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वर्साई की संधि स्पष्ट रूप से लोगों के आत्मनिर्माण के सिद्धांत पर आधारित थी, लेकिन हिटलर का मानना था कि इसने ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे नए युद्धोत्तर राज्यों का निर्माण करके जर्मनों को जर्मनों से ही अलग कर दिया था। यहाँ कई जर्मन रहते थे। 1930 के दशक के मध्य से अंत तक हिटलर ने स्टेप बाय स्टेप युद्धोपरांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर किया। उन्होंने 1933 में जर्मनी को राष्ट्रसंघ से अलग कर लिया, वर्साई की संधि की अनुमति से परे जर्मन सशस्त्र बलों का पुनर्निर्माण किया। 1936 में जर्मन राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया और 1938 में ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया और 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर भी आक्रमण कर दिया। जब नाजी जर्मनी पोलैंड की ओर बढ़ा तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलिश सुरक्षा की गारंटी देकर आगे की आक्रामकता का मुकाबला किया। फिर भी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और आखिरकार नाजी पार्टी की 6 साल की विदेश नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध की आग को भड़का ही दिया था। पोलैंड पर विजय प्राप्त करने के बाद हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस को हराने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे युद्ध का विस्तार हुआ, नाजी पार्टी ने 1940 के त्रिपक्षीय समझौते में जापान और इटली के साथ गठबंधन बनाया और 1941 तक सोवियत संघ के साथ अपने नाजी सोवियत गैर आक्रामकता समझौते को तोड़कर सोवियत संघ पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। 1941 में
संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने के बाद जर्मनी उत्तरी अफ्रीका, इटली, फ्रांस, बाल्कन और जवाबी हमला करने वाले सोवियत संघ में लड़ते और जूझते हुए पाया गया। 1939 में युद्ध की शुरुआत में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी यूरोप पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे और 5 साल बाद वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1933 में जब हिटलर और नाजी सत्ता में आए तो उन्होंने जर्मनी के यहूदी नागरिकों पर अत्याचार करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए। 1938 के अंत तक जर्मनी के अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर यहूदियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो नाजी मौत के सौदागरों ने सोवियत रूस के पश्चिमी क्षेत्रों में हजारों यहूदियों को मशीन गन से उड़ा दिया। 1942 की शुरुआत में बर्लिन के पास वांसी सम्मेलन में नाजी पार्टी ने यहूदी समस्या के अंतिम समाधान के लिए निर्णय लिया और होलोकॉस्ट में सभी यूरोपीय यहूदियों की व्यवस्थित हत्या की योजना पर मोहर लगा दी गई। 1942 और 43 में फ्रांस और बेल्जियम सहित पश्चिमी कब्जे वाले देशों में यहूदियों को हजारों की संख्या में यूरोप भर में पनप रहे मृत्यु शिविरों में भेज दिया गया। पोलैंड में ऑश्विट्ज़ जैसे विशाल मृत्यु शिविर निर्मम दक्षता के साथ संचालित होने लगे। जर्मन कब्जे वाली भूमि में यहूदियों, कम्युनिस्टों, समलैंगिकों, राजनीतिक कैदियों और अन्य लोगों की हत्या युद्ध के आखिरी महीनों में ही रुक गई थी, क्योंकि जर्मन सेनाएं बर्लिन की ओर पीछे हट रही थी। लेकिन अप्रैल 1945 में जब हिटलर ने आत्महत्या की तब तक लगभग 60 लाख यहूदी मारे जा चुके थे। 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया। नाजी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और जर्मन जीवन के हर पहलू से उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए काम किया गया। पार्टी का स्वास्तिक ध्वज शीघ्र ही आधुनिक संस्कृति में बुराई का प्रतीक बन गया। हालांकि हिटलर ने न्याय के कटघरे में आने से पहले ही खुद को मार डाला था। तो दोस्तों, यह थी कहानी नाजी पार्टी के उदय और उसके खात्मे की। यूट्यूब एल्गोरिथम के मुताबिक आपको यह वाली वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप बीइंग जिज्ञासु।